गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान और हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले खबर राजस्थान से, जहां एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। दरअसल राजस्थान में रविवार को जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस आलाकमान खासा नाराज है। और खुद अजय माकन, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो अनुशासनहीनता का मामला है। कल 10 जनपद पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहले अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर सोनिया गांधी ने उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इसके बाद कमलनाथ से भी आलाकमान ने बात किया। माना जा रहा है कि अब इसको लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो भी होगी गहलोत कैंप पर। इस मामले में सबको लिखित रिपोर्ट का इंतजार है। ये कार्रवाई गहलोत कैंप पर होनी है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं और अब इस रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह का भी नाम है। साफ है कि राजस्थान में जो हुआ उसका सीधा असर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर हो रहा है। कल कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात में नए विकल्प पर भी चर्चा हुई। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो इस रेस में नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से आला कमान जो है उनके लिए ये फैसला मुश्किल रहा है शारिक, क्योंकि अब राजस्थान में क्या कुछ होगा वो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि राजस्थान में जो विधायक हैं वो गहलोत के साथ हैं। इस पर एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होटल आना और अजय माकन का निकल जाना, ये कांग्रेस हाईकमान और गहलोत के बीच के बदले हुए रिश्तों का इशारा है। इससे पहले अजय माकन ने साफ कर दिया कि रविवार को बुलाई गई बैठक पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरी है। इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों की दिल्ली निकलने से पहले गहलोत से मुलाकात हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। रविवार का दिन गहलोत का रहा, जब उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। अब उनमें से कुछ को समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं करना था। मैं समझता हूँ कि ये जल्दबाजी में उठाया कदम है। अभी किसी को यही नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। कि आपका विचार अब बदला है कि वो जल्दीबाजी में लिया गया? मैं विचार बदला नहीं, मैं कह रहा हूँ आलाकमान जो भी फैसला देगा वो हमारे को माने। तो ये सीएलपी की बैठक में आके बोले जाने की बात थी या इस तरह से जैसे अगर मुझे मौका मिला तो मैं सीएलपी की मीटिंग में भी यही बात बोलूंगा। दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है। संभावना इस बात की है कि धारीवाल के घर बैठक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। अगर आपको डिसिप्लिन को लेकर कोई नोटिस मिलता है हाईकमान से तो? हक है मैंने कहा हाईकमान का हमारे सारे कामों पर नजर रखे। अगर हम कहीं गलती करते हैं तो हमको ठीक करें, अगर हम कोई ज्यादा बड़ी गलती करते हैं तो हमसे स्पष्टीकरण मांगे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हाईकमान को अपने स्पष्टीकरण से संतुष्ट कर सकें, पूरे सम्मान के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ में। और अगर फिर भी हमारी कोई गलती हाईकमान मानता है तो हाईकमान को सजा देता है तो उसको भी हम भुगतने को तैयार। जब ये बैठक का खेल रचा जा रहा था तब अशोक गहलोत सैकड़ों किलोमीटर दूर जैसलमेर पहुंच चुके थे। मंदिर में दर्शन कर रहे थे, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। इसके जरिए वो जताना चाहते थे कि जो कुछ जयपुर में हुआ उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें अशोक गहलोत जी को इस झगड़े में शामिल करना ये इसलिए गलत है कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने एमएलए की आवाज सुने। वहां बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि एक पद पे मैं रहूंगा, तो वो कह रहे हैं आप एक पद पे आ जाओ, जब छोड़ के चले जाना। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति का तो चुनाव करवाओ। आपने कहा था मैं अभिभावक हूं, जो आपके साथ खड़े रहे 102 एमएलए उनका कौन संभालेगा? लेकिन आलाकमान इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। राजनीति में सारा खेल आंकड़ों का होता है और फिलहाल आंकड़े जो है वो अशोक गहलोत की तरफ झुकते दिख रहे हैं। लेकिन अब सबकी नजरें इस पर है कि सचिन पायलट की रणनीति आगे क्या रहेगी और पायलट खेमा भी इस खेल को अशोक गहलोत के इशारों पे रचा बता रहा है।
सचिन डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, युवा चेहरा हैं, लोगों में अच्छी पहचान है, 7-8 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अगर आलाकमान उनको बनाता है तो बेस्ट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस चेहरे से हमें और मजबूती मिलेगी। 2023 के चुनाव में हम अच्छी तरह से सरकार बना पाएंगे। वक्त का पहिया घूम गया है। 2020 में सचिन पायलट खेमे ने जो कुछ किया उसे बगावत कहा गया, और अब अशोक गहलोत खेमे ने जो कुछ किया है उसे सीधे तौर पर हाईकमान से अदावत माना गया है। होटल से दिल्ली के लिए चलते चलते अजय माकन का गहलोत से मुलाकात की मनाही सीधा इस बात की निशानी है। हालांकि गहलोत के आत्मविश्वास का राज इन दो पंक्तियों में छिपा है कि लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और कैमरा सहयोगी पवन कुमार और एजे जोसेफ के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये रिपोर्ट भेजने वाले हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, काफी दिलचस्प आपका जो पीस टू कैमरा था वो रहा यहाँ पर। उमा, ये जो अगर अध्यक्ष पद की रेस से वो बाहर हो गए, जो कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं गहलोत के मन की नहीं हो गई, क्योंकि वो तो यही चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनते तो उनको आला कमान के कहीं ना कहीं इशारों पर चलना पड़ता, फैसले कहीं ना कहीं उनके खुले तौर पर नहीं हो पाते, और राजस्थान वो छोड़ना नहीं चाहते थे, विधायक उनके साथ है, तो वैसे भी उनका पलड़ा भारी है। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और इसलिए शुरुआती तौर पे उन्होंने मना करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कई दौर की मीटिंग के बाद वो इस बात के लिए तैयार हुए, और फिर वो इस बात पे अड़ गए कि दोनों पद रखेंगे अपने पास। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि वो एक पद छोड़ देंगे, लेकिन उस पद को नया चेहरा कौन आए, मुख्यमंत्री के पद पे नया चेहरा कौन आए, इसके लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक तय की गई, और उस बैठक को नहीं होने दिया गया अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की तरफ से, और धारीवाल के घर पे दूसरी बैठक हुई, जिसके बारे में अभी हमने सुना कि अजय माकन किस तरह से कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता तो ये है ही। तो जाहिर सी बात है कि अब समर्थक विधायकों के कंधे पर रखकर जो एक बंदूक चलाई गई, उसका नतीजा ये है कि जो भरोसा है वो खो दिया अशोक गहलोत ने, और तभी सूत्रों के हवाले से कल से ही ये जानकारी आ रही है कि वो अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो गए। ये बिल्कुल उनके मन के मुताबिक बात है, क्योंकि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, उनकी पहली पसंद यही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो राजस्थान में अब आगे क्या होगा। जो मौखिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है, लिखित रिपोर्ट आज सौंपे जाने की बात है सोनिया गांधी को, और उसके बाद अनुशासनहीनता हुई है तो जाहिर सी बात है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। सीधे अशोक गहलोत पे कोई गाज तो नहीं गिरेगी, लेकिन जो उनके समर्थक, जो नेता, जो मंत्री हैं धारीवाल, उनके यहाँ जो बैठक हुई उन पे, और महेश जोशी जो कि चीफ व्हिप भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन हाईकमान आखिरी फैसला लेगा कि किस हद तक जो आगे बढ़ना है कार्रवाई के मामले में, क्योंकि यहाँ विधायकों को भी साथ रखना है। तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसके बाद, अगर इतने विधायकों के खिलाफ अगर आप कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे तो अब पूरी कोशिश जो केंद्रीय कमान है उसकी ये होगी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को अपने साथ लें। और जैसा कि इसी रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कुछ विधायक जो हैं उनको इस बात का पछतावा होने लगा है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि अगले साल राजस्थान में चुनाव होना है, और इस चुनावी साल में कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि वो अपनी विधायकी खोकर मैदान में जाए, फिर से चुनकर आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या कुछ रास्ता निकलकर सामने आ पाता है। एक आखिरी बात की अगर अध्यक्ष के रेस की बात करें तो अशोक गहलोत कल से ही बताया जा रहा है कि इस तरह के कृत्य को अपने विधायकों के ही सिर पे बेशक वो डाल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की एक बात को अंजाम दिए जाना ये बिल्कुल नागवार गुजरा है हाईकमान को, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी कमान नहीं सौंपी जा सकती जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ, जिनके समर्थक विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया हो। उमा, एक सवाल था आपसे कि गहलोत के मन की हो गई, लेकिन अनुशासनहीनता माना जा रहा है। दो ही राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में गहलोत का बदला जाना या उन पर कोई कार्रवाई होना ये इकबाल शायद रहा नहीं है, या इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती।
जी देखिए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत असर उनके विधायकों पर है, उनके मंत्रियों पर है। जो भी मुख्यमंत्री होता है उनका असर होता ही है। और कल हमारी एक सचिन समर्थक से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि 48 घंटे के लिए हमें मुख्यमंत्री, हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना दो तो सारे विधायकों पर प्रभाव हमारा हो जाएगा। तो ये एक विश्लेषण की बात है। लेकिन अहम बात यह है कि क्योंकि अशोक गहलोत एक पुराने बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 10 जनपद के साथ उनका अच्छा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने तक सोची गई, ऐसी बात सोची गई। लेकिन अब जो कुछ यहाँ पर हुआ है तो ऐसे में सीधे तौर पे गहलोत के खिलाफ तो कार्रवाई की संभावना मुझे नजर नहीं आती। एक जो दलील उनकी तरफ से दिया गया है वो ये भी क्योंकि वो जैसलमेर में थे, वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि जिस दिन CLP की इतनी अहम बैठक हो, मुख्यमंत्री इतनी दूर होता है कि उनका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। और दूसरी बात यह भी है कि जो CLP की मीट होनी थी उसके लिए चीफ व्हिप जो कि महेश जोशी हैं, वो एक रात पहले से ही इतला कर रहे हैं अपने विधायकों को। और आखिरकार जो बैठक होती है वो CLP की बैठक नहीं होती है बल्कि एक अलग पैरेलल बैठक होती है। तो इन सारे मामले में हाईकमान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस सब खेल के पीछे अशोक गहलोत का हाथ है और जो विश्वसनीयता है उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी उनकी कम हुई है। तो अब देखना है कि नया नाम निकलकर कौन सामने आता है। कई नामों की चर्चा है लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वो दिग्विजय सिंह होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं या कमलनाथ, जो कि अपनी तरफ से उनके सूत्रों के हवाले से इस बात से इनकार किया गया है। तो इन नए नाम के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। 30 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। और ये भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आला कमान जो है कम से कम वो भी यहाँ पर इस बात को समझे कि भूल उनसे भी हुई है कहीं ना कहीं नीतिगत तरीके से इस मामले को हैंडल करने में। जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई उनके अध्यक्ष बनने से पहले, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा और अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि राजस्थान में बगावत एक तरह से करते हुए विधायक नजर आए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी माना जा रहा है कि यह फैसला ले सकती है। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल 20 जनवरी 23 को खत्म हो रहा है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी नेता इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे, लिहाजा संगठन चुनाव साथ साथ कराया जाना संभव नहीं। इन्हीं के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी। पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में इसी तरह लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था। इसके अलावा जातीय समीकरणों में भी जेपी नड्डा फिट बैठते हैं। असम में PFI के नेताओं, कार्यकर्ताओं के घर छापे हैं। यहां PFI से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में भी कई जगहों पर PFI से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें जामिया का इलाका है, निजामुद्दीन का इलाका है। रोहिणी में छापेमारी। पूर्वी दिल्ली से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कर्नाटक PFI के सदस्यों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसमें बीदर, कोलार, बागलकोट, विजयपुरा, मैंगलोर में कार्रवाई हुई है। यहां से PFI से जुड़े 25 लोग एहतियातन हिरासत में लिए गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो औरंगाबाद, सोलापुर में भी छापेमारी और कुछ लोगों को यहां पर भी हिरासत में लिया गया है। तो कई कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी जब बड़ी संख्या में PFI के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो एक और कार्रवाई उन पर कसता जा रहा है शिकंजा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिनका माना जाता है कि कई राज्यों में, करीब 23 राज्यों में बताया जाता है कि इनके संगठन हैं और इन्होंने अपना जो एक तरह से बेस है बनाया हुआ है। खासकर दक्षिण के राज्यों में इनकी पकड़ सबसे अच्छी बताई जाती है और उसमें केरल ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा है। रतनदीप चौधरी हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रतनदीप, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर को लेकर जो छापेमारी हो रही है, क्या खबर वहां से मिल रही है इसको लेकर? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध जो छापेमारी हुई है आज असम में, आज सुबह से लगभग 4 बजे से ये छापेमारी असम के कई हिस्सों में हुआ है। जो निचला असम है उसके 5 जिलों में अब तक खबर है और भी कुछ जगह पे छापेमारी अभी भी चल रही है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, जो हमें खबर लग रही है। और असम में जो ये रेड चल रहे हैं, पिछले हफ्ते भी जो रेड हुए थे या फिर आज सुबह जो रेड हुए हैं, ये रेड असम में असम पुलिस खुद कर रही है, क्योंकि असम पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध
गुवाहाटी में एक जो स्पेशल ब्रांच के जो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है उसने एक केस दर्ज किया है। उस केस में पिछले हफ्ते अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, मगर आज जो रेड हुए हैं वो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जिस जिस जिले में रेड हो रहे हैं उन सभी जिलों में उस जिला के पुलिस ने सेपरेट केसेस दर्ज किए हैं और इन केसेस में आज जिले के पुलिस ने जो स्पेशल ब्रांच और एनआईए के इनपुट के मुताबिक ये रेड किया है और अब तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है। अभी तक इनको अरेस्टेड नहीं दिखाया गया है, मगर 21 लोगों को डिटेन करने की जो खबर अभी आई है और ये जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब तक 5 जिलों से खबर आई है, मगर सबसे ज्यादा जो डिटेंशन हुआ है वो कामरूप जिले में हुआ है। कामरूप जिला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक गढ़ माना जाता है असम में और वहां पे पिछले हफ्ते भी रेड हुए थे और अभी आज सुबह से भी रेड हो रहे हैं। शुक्रिया रतनदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और दौर छापों का पीएफआई के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खुद को बताता है कि उसका कोई भी ऐसी किसी भी गतिविधि में वो शामिल नहीं है जो गैर कानूनी हो या देश विरोधी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और एजेंसियों का मानना है कि इनके तार कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो देश विरोधी काम में लगे हैं। तो कईयों की गिरफ्तारी आज हुई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, उन पर भी कार्रवाई हुई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर औरैया के एक स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत का मामला सामने आया है। हाई स्कूल में पढ़ने वाला 15 साल का छात्र अनुसूचित जाति का था। करीब 2 हफ्ते पहले स्कूल में पिटाई के बाद बुरी तरह से वो घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इस इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन के गलत होने पर शिक्षक ने उसे बुरी तरह पीटा था। अब इस पूरे मामले में औरैया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में भीम आर्मी के लोग भी शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हंगामे के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हालात काबू में हैं और पुलिस इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। कब मारा था मास्टर ने? करीब मारा 13 तारीख को लगा। 13 तारीख को। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद यहाँ दिखाया था इटावा। फिर यहाँ ले गए लखनऊ के बाद फिर यहाँ ले गए। कहाँ पे? झापड़। मौत कब हुई? मौत आज रात में हुई जी। कितने में पढ़ता था छात्र? 10वीं में। इसमें जो आरोपित टीचर हैं उनके द्वारा इसमें इलाज में सहयोग किया गया। 2 बार उनकी इलाज के लिए पैसे दिए गए, इसलिए इन्होंने थाने पे तत्समय कोई सूचना नहीं दी थी। इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल से और वीडियोग्राफ कराने के लिए सीएमओ इटावा से बातचीत कर ली गई है। उन्हें लिखित पत्राचार कर दिया गया है। औरैया के ही एक आदर्श इंटर कॉलेज में वहां पर 2 हफ्ते पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर था। लड़का वो एग्जाम देने गया था और उस एग्जाम में बच्चे ने कुछ गलत जवाब दे दिए। उसके बाद जो एक शिक्षक है, इसका नाम अश्विनी सिंह बताया जा रहा है, शिक्षक ऊंची जाति का है, उसने इसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। जो कंप्लेन दी गई है इस बच्चे के पिता की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है कि अश्विनी सिंह नाम के शिक्षक ने बुरी तरीके से बच्चे को लात घूसों डंडे से पीटा। इसकी वजह से बच्चा बेहोश भी हो गया और 2 हफ्ते तक इस बच्चे का इलाज इटावा के सैफई में चला और इस बच्चे की अब मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों का, ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। उन्होंने शव को सड़क पर रख करके जो मेन जीटी रोड है वहां पर जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद इसमें भीम आर्मी भी कूद पड़ी है, क्योंकि जो बच्चा इसकी मौत हुई है वो दलित समाज से आता है। और गुस्सा इस बात को लेकर के भी था कि इन्होंने कंप्लेंट 24 को दे दी थी, लेकिन उसके बाद से भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक जो आरोपी शिक्षक है इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है।
उसके बाद जो आक्रोशित भीड़ है वो उग्र हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की एक जीप को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्सा प्रशासन के खिलाफ ज्यादा था और 7 मांगों के साथ एक ज्ञापन भी पुलिस को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा भीड़ ने पुलिस की एक जीप को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्सा प्रशासन के खिलाफ ज्यादा था और 7 मांगों के साथ एक ज्ञापन भी पुलिस को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा जो परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। कल जब ये पूरा यहाँ पर हल्ला हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू करी है पुलिस ने। उस मौके पर आईजी, डीएम, एसपी, एसएसपी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया परिवार को कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो फिलहाल आरोपी के खिलाफ 302 और SC/ST की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 302 धारा हत्या की धारा है और कई टीमें बना करके आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। तो फिलहाल कोशिश है पुलिस को कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए और जो छात्र है उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि जो हत्या की असल वजह है वो सबके सामने आए। नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। किसी भी काम को बुलंदियों तक पहुंचाना है तो तमाम जरूरी बातों के साथ साथ उसका सुपरविजन भी उतना ही कुशल होना चाहिए। गैलेंट निर्माण के रियल हीरोज में आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही शख्स की जो मैकेनिकल सुपरवाइजर है, जो निर्माण की हर छोटी बड़ी बारीकी पर नजर रखते हैं। देखते हैं रोहन आनंद मिश्रा के योगदान को। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्वीकरण के चलते बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक निवेश से नए नए रोजगार और व्यापार के आयाम खुल रहे हैं। आधुनिक, स्पेशलाइज्ड और जटिल से जटिल उद्योगों का संचालन भी प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड ट्रेंड भारत निर्माण के हीरो हैं इन उद्योगों में मौजूद सुपरवाइजर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के पुर्जों को प्रगतिशील रखने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। रोहन आनंद मिश्रा पिछले 1 दशक से मैकेनिकल सुपरवाइजर के पद पर गोरखपुर स्थित एक स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर रोहन अपने काम में बहुत रुचि लेते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रेरित रहते हैं। स्टील प्लांट की तपा देने वाली गर्मी, धूल और कोयले से रंगे हाथ, ये सब भी इन्हें रोक नहीं पाते। भूख, प्रियजन और समय को नजरअंदाज कर कैसे ये फैक्ट्री के आउटपुट को नियमित रखते हैं, खुद जानते हैं रोहन से। मैं पिछले 2013 से यहाँ पे एज ए मैकेनिकल शिफ्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। जैसे अगर हम सुबह मॉर्निंग में आए तो हमें सबसे पहले यही प्लान होता है कि आज हमें क्या सेक्शन चलानी है, मतलब उस प्लान को सेटअप करना। हमारे साथ के जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ ये टीम सेटअप होती है और हम उस हिसाब से फ्लोर पे अपनी मिल को मेंटेनेंस करना, बंद करना और सेक्शन चेंज एज ए साइज चेंज के हिसाब से काम होता है। तो एज ए मैकेनिकल लीड में करीब 110 या 115 लोग होंगे। देखो गरम वाला तो प्लांट है ही है और ग्रीस और ऑयल में काम करने वाले लोग हैं, एक तो बिल्कुल लोअर और एक बिल्कुल टॉप। इस कड़ी को मेंटेन करना और किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, ये सब मेंटेन करके ही आगे बढ़ाना पड़ता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की उत्पादक क्षमता के लिए उनके छोटे छोटे कल पुर्जों का ध्यान रखने में उद्योगों के सहायक ऐसे कई सुपरवाइजर्स प्रेरक भी हैं और गौरव भी। सुपरवाइजर एक तरह से प्लांट को सुपरविजन करता है, एक तरह से समझा सकते हैं कि उसको समझाने का कार्य करता है या सुपरविजन एज ए कोच का काम करता है। भारत निर्माण के कई सारे रियल हीरो हैं, उसमें एक कड़ी में हम भी जुड़े हुए हैं। हम अपने परिवार को, हम अपने हर चीज़ को, हम अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के सबके लिए लगे हुए हैं, तो हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है इस निर्माण में। प्रगति की विशेष जरूरत है मानव संसाधन और उससे भी ज्यादा प्रशिक्षित मानव संसाधन, जो ये निर्धारित करते हैं कि उद्योग छोटा हो या तकनीकी, आउटपुट पर असर नहीं आना चाहिए। ये सुनिश्चित करते हैं कि सुपरवाइजर का भारत निर्माण के प्रति
ये अनकहा योगदान सम्मानित रहे, सबको याद रहे।